स्टूडेंट्स, आज अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगले टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें अपना टॉपिक है रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माइक्रोवेव रीजन से रिलेटेड है या माइक्रोवेव के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेने से मॉलिक्यूल के एटम में रोटेशन प्रारंभ होते हैं। रोटेशन जब एक अणु प्रारंभ होते हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि रोटेशन कब होंगे। रोटेशन जब अणु में परमानेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने पर उसमें रोटेशन स्टार्ट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट की बात करें तो जैसे बात कर रहा हूं ऐसे या CH4 में CH या C डबल बॉन्ड। तो बेसिक रूप से हम इसे दो एटम A और B माने और ये माने कि B की इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्शली B की तरफ हो जाएंगे, तो इसको डेल्टा नेगेटिव तो इसको डेल्टा पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट बना तो डेल्टा नेगेटिव की डेल्टा। अब हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम बॉम्बार्डेड करवाते हैं, जैसे ये बॉम्बार्डेड करवाते हैं तो ये रोटेट करता है ऐसे। तो ये फर्स्ट पोजीशन में इस प्रकार से हो जाएगा, फिर ये आगे और रोटेट करेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव यहाँ डेल्टा पॉजिटिव यहाँ, फिर ये वापस और रोटेट करेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और फिर ये वापस करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात माइक्रोवेव से। तो बेसिक रूप से ये कह रहे हैं कि जैसे कोई पेपर है या कोई पात्र है जिसमें हमने A और B मॉलिक्यूल को रखा और इस A और B मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो हम बता सकते हैं कि इसकी नेचर ये इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये इसमें डाइपोल परमानेंट मूवमेंट को रोटेट करता है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट वाले अणु को रोटेट करता है। तो इस रोटेशन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमने बताई थी कि इसके लिए की एनर्जी चाहिए। तो इसके बेस के आधार पर ये माना जाता है कि अणु जो है
ट्रांसमिशन मोशन किसी रेस्पेक्ट किसी केंद्र के सापेक्ष करता है, फ्रीडम मोशन नहीं करता, तो उसके के लिए हम ऊर्जा का मान कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेक्स स्पेक्ट्रा के लिए। हमने कहा ये कोई अणु के है, ये अणु की है, इसके मध्य का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है, इसका जो द्रव्यमान है वो m2 है, इसकी जो डिस्टेंस है वो r1 है, इसकी जो डिस्टेंस है r2 है। तो टोटल इसमें एक कल्पना की। और ये जो मोशन है वो ट्रांसलेशन मोशन होता है, फ्रीडम मोशन नहीं होता। तो ट्रांसलेशन मोशन सदैव गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष होता है, अर्थात सेंटर का मोलिक्यूल का संपूर्ण जो द्रव्यमान है केंद्र में सेंट्रीफ्यूज होता है, उसके रेस्पेक्ट में। तो मैथमेटिक टर्म के रूप में हम इसकी टर्म्स के रूप में इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ये कहेंगे कि जैसे यहाँ टोटल जो घूर्णन है, रोटेशन है वो होगा m1 इक्वल टू r1 इक्वल टू m2। फिर हम ये कहते हैं कि घूर्णन करते हुए अणु का जड़त्व आघूर्ण, इसे I कहते हैं, I मीन होगा। तो हम I इक्वल टू यहाँ ये कह देते हैं कि m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस समीकरण I mi अब हम समीकरण 1 में ये कह रहे हैं कि r1 प्लस r2 इक्वल टू r है, तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू हो जाएगा r माइनस r2, और r2 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1। ये r की जो वैल्यूज हैं हम समीकरण 1 में एकदम ट्रांसफर करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। तो जब आगे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा m1 r1 इक्वल टू m2 r माइनस, या फिर की बात करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। m1 r1 प्लस m2 r1 इक्वल टू m2 r, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 r माइनस m2 r1 हो जाएगा। m2 r1 को हमने इधर लिया है, जैसे यूँ इसको यहाँ देख लेते हैं कि m2 r माइनस m2 r, इस r1 को हम इस साइड लेंगे माइनस माइनस टू प्लस हो जाएगा, सो दैट r1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो r1 इक्वल हो गया m2 r m1 प्लस। इसी प्रकार हम समीकरण 3 से अगला समीकरण 3 पर लिख लेते हैं। r1 इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार यदि हम m1 को यहाँ रखें r माइनस r2 इक्वल टू m2 r, तो
हमारे पास में आ जाएगा m1r इक्वल टू m2r प्लस m1r, तो यहाँ हमारे पास r2 इक्वल टू रहेगा r2 इक्वल टू m1r अपॉन m1 प्लस m2। मैं इसको भी नोट को देखते हैं। अब समीकरण 3 और 4 में आ गए। अब 3 और 4 का कंपेरेटिव हम समीकरण नंबर 2 से करते हैं। तो समीकरण 2 में हमने जो फॉर्मूला लिया था इसका मतलब लिया था I इक्वल टू समीकरण I n का आंसर। तो यहाँ हम R1 R2 स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास जैसे ये R1 के लिए कर रहे हैं तो आ गया R1 इक्वल टू M2 n, R की जगह M2 को R की जगह रख देंगे, R1 की जगह रख देंगे, सॉरी R1 इक्वल टू M1 सॉरी I इक्वल टू M1। अब R1 की जगह ये मान लीजिए हम M2 एंड R अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, ये R स्क्वायर है एंड देन प्लस M2 R2 की जरूरत देंगे M1 R अपॉन M1 प्लस M2 का। अब इसको मैं इक्वल टू निकाल रहे हैं तो अपने पास में आ जाएगा M1 M2 का स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M2 M1 का स्क्वायर R अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास समीकरण तो नाम नंबर नहीं दे रहे हैं, हम इसको फिर आगे वो करते हैं। I इक्वल टू जो का है तो फिर हमारे पास में I इक्वल टू आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लेते हैं M1 प्लस M2 कॉमन ले लेते हैं। जब M1 प्लस M2 कॉमन लिया तो M1 प्लस M2 कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ से M1 तो M2 तो हमारे पास यहाँ बच गया M2 बच गया स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास बच गया प्लस M1 बच गया। तो ये R स्क्वायर जो है इसके R स्क्वायर हो गया, इसका ये R स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ नीचे के पास में है M1 प्लस M2 का स्क्वायर। अब एक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास हो गया I इक्वल टू M2 प्लस M1 कौन M2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 का R। अब यहाँ जो ये अणु है जो रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करने वाला अणु द्विअणु है। जब द्विअणु है तो इसका रिड्यूस मास ले लेते हैं। यहाँ ये मैट्रिक्स में रिड्यूस मास ले लिया तो ये I को पास में न्यू ये पास हो गया रिड्यूस मास जो डाई एटॉमिक अणु के लिए म्यू का मान म्यू के रूप में देते हैं। अब हम यहाँ जो I जब को आपने निकाला, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम रिड्यूस मास व R डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। रोटेशन मध्य ये डिस्टेंस कितनी होगी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ हम कई टर्म निकाल चुके हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं I इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं जब कोई अणु रोटेट करता है, घूर्णन करता है, तो
घूर्णन करते हुए अणु के लिए हम उसका कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं। तो कोणीय संवेग के रूप में यदि हम ये कहें कि किसी अणु का कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है तो कोणीय संवेग के रूप में ज्ञात करेंगे, या यूं लिखें घूर्णन करते अणु का कोणीय संवेग निम्न है। तो हम ये करते हैं L इक्वल टू आई ओमेगा, L इक्वल टू आई, ये याद करते हैं। तो आई ओमेगा के रूप में हमने ये याद कर लिया, ये हो गया। और यहाँ जो कोणीय संवेग L जो होता है, या अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। घूर्णन करते अणु की ऊर्जा E रोटेट इक्वल टू होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम बात फिर नेक्स्ट कर रहे हैं कि इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे दें और इसको समीकरण 6 दे दें और कहें समीकरण 6 को आई से गुणा करें और भाग दें। देखिए तो मेरे पास रहेगा ई रोटेट इक्वल टू आई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि घूर्णन का जो मान होता है, जो घूर्णन के लिए कोणीय संवेग का मान L होता है, तो L का मान होता है L इक्वल टू J प्लस 1 H अपॉन 2 होता है। तो अब ये समीकरण नंबर 7 हो गया और इस अब समीकरण 7 में देख रहे हैं आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो हम ये लिख दें कि समीकरण 7 से ई रोटेट इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2i और इसको समीकरण मान दे दें। फिर हम एक बार कराते हैं। तो हम यहाँ ऊपर देखेंगे कि इसमें J का मान ट्रांसफर कर देंगे। ई रोटेट जो एनर्जी है इसमें J का मान ट्रांसफर करेंगे। तो J का मान ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई रोटेट इक्वल टू यूं लिख दो बोले L स्क्वायर अपॉन 2i या इक्वल टू लिख दो J एंड J प्लस 1, इसका हो गया, ये 2i है एंड ये h के स्क्वायर हो जाएगा एंड 2i के स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको सोल्यूशन के रूप में लिखेंगे ई रोटेट इक्वल टू J एंड J प्लस 1 अपॉन 8 स्क्वायर। ये एक अपने पास में इक्वेशन आई जो ई रोटेट एनर्जी के बराबर है। अब हम इस एनर्जी की बात करें कि इस एनर्जी को हम ई जे और ई जे बार में लिखें तो लिख देंगे ई जे बार एन इक्वल टू ई जे अपॉन एस। इस रूप में इसको लिख सकते हैं। एस जो है इसको डिवाइड करेंगे तो एनर्जी जो है वो सेंटीमीटर के रूप में यहाँ आ जाएगी। एनर्जी इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स घूर्णन सेंटीमीटर के रूप में आ जाएगी। ये बार इनवर्स के रूप में कैलकुलेट करें। तो अब हम इसको या यूँ कह दें कि ये जो है जूल्स में है, जूल डिवाइडेड बाई एस सी करेंगे तो ये ई जे बार के रूप में आ जाएगी। इक्वल टू मिल रहे हैं ई जे बार इक्वल टू जे प्लस 1 अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। एच स्क्वायर जो है ऊपर ये एच स्क्वायर है, ये
स्क्वायर का उसका एच बन जाएगा। तो इस समीकरण को दोबारा इस लिख सकते हैं, ई जे बार इक्वल टू 1 या एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी एंड जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड इसमें अब इसमें ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं एच इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर आई सी इक्वल टू बी रखते हैं। तो हमारे पास में ये समीकरण हो गया ई जे बार इक्वल टू बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर। ये ई रोटेशन की एनर्जी लेवल के लिए ऊर्जा का मान, एनर्जी लेवल किया जाता है। जो घूर्णन करता है उसकी एनर्जी का मान लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे जे इक्वल टू हम 0 रखें तो पीजे का मान क्या जाएगा, ई जे बार इक्वल टू 1b, और यदि जे बराबर हम 1 रखते हैं तो 1 1 2, तो ये 2b आ जाएगा, ये 0, ये 1 2b, और 2 रखते हैं 3 2b है ना। अच्छा बीच ये तो हो जाएगा अपना 0 भी, ये हो जाएगा, यहाँ 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस ये 2b। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। ई जो की जो हमने कैलकुलेट वैल्यू निकाली वो हमने इस प्रकार से निकाली है, जो मान निकाला हमने तो ये निकाला है जे प्लस 1, जो हमने एल का मान रखा था वो था अपने पास जे प्लस 1 रखा था। तो अपने पास में ई रोटेट जो एनर्जी आई वो अपने पास में आई एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी एंड जे प्लस 1 सेंटीमीटर। इसके बराबर बी है तो अपने पास में ये, इसके पास में ई जे बार इक्वल टू ये बी मतलब बी, ये जे और ये जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। आई एम सॉरी हैविंग फॉरगेटन 1j। अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज जे बराबर 0 है, ई जे बार 0 है, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 पे 0 देंगे। फिर हम ई जे बार इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 1 2 तो 2b हो जाएगा। फिर हम ई जे बार इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ 2 रहेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर ई जे 3 हो जाएगा तो 4 4 की 12 हो जाएगा। फिर ई जे का मतलब 4 हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा 5 5 तो 4 से में तो 20 की। फिर ई जे इक्वल टू 5 आ जाएगा तो 5 6 तो कोई भी कैलकुलेट करते हैं तो जे बराबर में 4 रखा या 5 रखा या 6 रखा तो हमारे पास जैसे बी ये 6 प्लस 1 तो 7 7 से 42 तो ये ई जे 6 इक्वल टू 42। ये एनर्जी लेवल्स है ई जे, ये एनर्जी लेवल्स के रूप में। अब हम यही बात कर रहे हैं एक सिलेक्शन रूल की बात कर रहे हैं। फिर इसके लिए हम एक बात करेंगे, हम
यहाँ सिलेक्शन रोटेट कर रहे हैं, जो यहाँ कर रहे हैं। जब हमने रोटेशन स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन पढ़ा था, तो हमने एक बात तय थी कि डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन होता है। प्लस माइनस वन का मतलब होता है यदि डेल्टा जे का मान प्लस वन है तो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है तो अवशोषण स्पेक्ट्रा में, और यदि डेल्टा जी का इक्वल टू मान माइनस है तो एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। तो हम बात करते हैं कि प्लस माइनस वन की बात करेंगे, तो प्लस वन की बात करेंगे तो अपने पास जो समीकरण टी के रूप में टी जे बार जो आया है वो अपने पास में टी जे प्लस वन है। अब इसमें जे प्लस वन ऐड करके इसमें माइनस कर दें तो अपने पास क्या रहेगा, डेल्टा डेल्टा टी जे इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के रूप में न्यू आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो जैसे ये कहेंगे तो ये कहेगा अपने पास में, ये आ गया अपने पास में बी। अब इसमें हम कर देंगे जे प्लस वन, ये कितना हो गया जे प्लस टू, तो इसमें माइनस क्या कर देंगे बी जे एंड जे प्लस वन माइनस कर देंगे। अब शॉर्टेस्ट बिट वी कैन काउंट इट, इसको जे प्लस वन एंड जे प्लस टू को मल्टीप्लाई करें, ये जे स्क्वायर हो गया, ये वन जे हो गया, जे हो गया, ये प्लस टू हो गया, तो इनके पास जे स्क्वायर हो गया प्लस ये थ्री जे हो गया, ये प्लस टू हो गया। तो हम इसको यही लिख दें कि बी यहाँ कॉमन है तो अपने पास में आ गया, ये तो कॉमन हो गया और ये हो गया अपने पास में जे स्क्वायर प्लस थ्री जे प्लस माइनस बी कॉमन ले लिया हमने, ये जे स्क्वायर आ गया और ये प्लस वन आ गया, तो ये जे स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये इसमें से लिया तो जे प्लस जो बच गया। तो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी रूप में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एंड डेल टी जे बार या पास हमारा है, या दो कॉमन ले लें टू बी जे प्लस वन, ये कब आ रही है, जब जीरो से जे इक्वल टू जीरो से जे इक्वल टू प्लस वन है। अब हम बात करें यहाँ यदि जे इक्वल टू एक से दो में जा रहा है या दो से तीन में जा रहा है, क्या जा रहा है, तो यहाँ बी के मान जे के मान चेंजेस होते जाएंगे। तब जैसे हम जीरो की बात कर रहे हैं तो यहाँ जीरो रखेंगे या जीरो रखेंगे तो ये